एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, फंक्शंस, दोनों को एक साथ काउंट कर लेते हैं, चलेगा? क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, दोनों ही एक दूसरे के इनवर्स हैं। अच्छा, डिटेल में पढ़ना है तो फिर आप 11th का वीडियो देखना है, ठीक है? बस हम रिवाइज करवाएंगे तुम्हें अभी 12th में, डिटेल में तो 11th क्लास में है पूरा अपना। डिटेल नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, तो डिटेल में नहीं है, ये रहेगा एक तुम्हारा रिवीजन टाइप का है। जल्दी से फटाफट रिवाइज करेंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे ये पता चल जाए कि तुम लॉग और एक्सपोनेंशियल के जो क्वेश्चन है वो कर पाओगे आप, ठीक है? सो लिखो एक्सपोनेंशियल एक फंक्शन है f r टू समथिंग 0 से इन्फिनाइट एफ एक्स इक्वल्स a टू द पावर x, है ना? एक फंक्शन f r टू 0 से इन्फिनाइट एफ एक्स इक्वल टू a की पावर x, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोला जाएगा। दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन इफ, पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि जो ये जो a है, a जिसको हम बोलते हैं बेस चलो लिख देते हैं, बेस a शुड नॉट टू बी इक्वल टू 1, बेस को क्या नहीं होना चाहिए? 1, पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन है कि जो a है, a शुड बी ग्रेटर देन 0, a पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा बेस 1 नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि जैसे हम कहें कि y इक्वल टू 3 की पावर x, पहला, दूसरा y इक्वल टू -5 की पावर x, तीसरा y इक्वल टू 1 की पावर x, चौथा y इक्वल टू 1/2 की पावर x। कौन सा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है? कौन कौन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसमें बताओ? तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये होगा क्या? नहीं, क्यों नहीं होगा? a शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नेगेटिव है, सो ये नहीं है एक्सपोनेंशियल। क्या ये है? नहीं है, ये नहीं है। क्या ये है? ये है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ यू सी दिस 2 टू पावर -x, ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होने की यही कंडीशन है कि जो बेस है 1 नहीं होना चाहिए, बेस 0 से बड़ा होना चाहिए। बात समझ आए? अच्छा, इसका ग्राफ बना देते हैं। ग्राफ दो तरह के होते हैं। इसके ग्राफ यदि आप ड्रॉ करोगे, इफ यू ड्रॉ ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल, you will get of two different kind. लिख लो, फर्स्ट लिखो ग्राफ ऑफ y इक्वल टू a टू द पावर x। तो दो केस बना देता हूं। केस 1, जब a 1 से बड़ा हो, क्योंकि बेस है ना, तो बेस 1 नहीं हो सकता, 1 से बड़ा हो सकता है। और केस नंबर 2 ले लेते हैं। केस नंबर 2, जब 0 लेस देन a लेस देन 1 है। ये दो केस हैं, दो सिनेरियो हैं। कौन सा? हाँ, मतलब वो एग्जाम्पल था, वो तो एग्जाम्पल था। ये दो सिचुएशन देखने को मिलती, दो अलग अलग टाइप की सिचुएशन है कि पहले में a 1 से बड़ा है, a ग्रेटर देन 1 है। यदि a जो बेस है 1 से बड़ा है तो ग्राफ कैसे बनेगा? कुछ इस तरह से बनेगा। ड्रॉ करो, दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज ओरिजिन।
ए यदि 1 से बड़ा है तो जो ग्राफ का नेचर देखने को मिलता है वो ऐसा मिलता है, और यहाँ पे ये 1 है। चेक करो, x यदि 0 रख दें, x की वैल्यू यदि इसमें 0 रख दें तो a की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है, मतलब यहाँ पे 1। तो ये वाला पॉइंट जो है बिल्कुल फिक्स हो गया, मतलब ऐसा है। सो यदि a 1 से बड़ा है तो ये y इक्वल टू a की पावर x का ग्राफ है। एक्सपोनेंशियल ग्राफ इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल ग्राफ। इसमें a 1 से बड़ा है, याद रखना, ठीक है। इन द सेम वे इधर यदि a 0 और 1 के बीच में है तो ग्राफ कैसा होता है? कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। दिस इज x y और ये ओरिजिन है, यहाँ पे 1 रख देते हैं, दिस इज 1। इसमें डिक्रीजिंग ग्राफ देखने को मिलता है कुछ इस तरह का। दिस इज ऑल्सो अ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू a की पावर x, जिसमें जो a है वो 0 और 1 के बीच में। लिख दो। बात समझ आए? जैसे यदि मैं ऐसा ग्राफ बनाऊं, हटा दे इसको। यदि हम बात करें y इक्वल टू 3 की पावर x का, y इक्वल टू 7 की पावर x का, y इक्वल टू 1/3 की पावर x का, या 3 की पावर माइनस x का, y इज इक्वल टू 1/7 की पावर x का, या 7 की पावर माइनस x का, तो इन दोनों का नेचर कैसा होगा? इन दोनों का नेचर कैसा होगा? इंक्रीजिंग टाइप का, ऐसा नेचर होगा। और इन दोनों का नेचर कैसा होगा? डिक्रीजिंग टाइप का। हाँ, मतलब इनका नेचर कुछ इस तरह का होगा, ध्यान रखना। तो ये किस पे डिपेंडेंसी है? बेस पे। बेस यदि 1 से बड़ा है तो ये इंक्रीजिंग है, बेस यदि 0 और 1 के बीच में तो डिक्रीजिंग नेचर ऑफ एक्सपोनेंशियल है। बात समझ आई? हाँ, जो भी है हटा दे इसको। हाँ, उतना टाइम है नहीं, सिंपल सी बात, वो ऑलरेडी माइंड में याद कराने के लिए बनाया गया। नेक्स्ट लिख दो यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन, है ना? या पहले कुछ क्वेश्चन करा देते हैं एक्सपोनेंशियल के, फिर करते हैं। राइट डाउन क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन सम क्वेश्चन वी हैव। भाई मेरे खुल जाओ, खुल जाओ सिम से। एक क्वेश्चन लिखो, इफ 3 to the power x plus 2 minus 9 to the power minus 1 upon x greater than 0, then the interval of x can be आपको बताना है कि इंटरवल ऑफ x क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। वी हैव ए ऑप्शन इज x belongs to 0 to infinite, बी ऑप्शन x belongs to 0 से 250, सी ऑप्शन वी हैव x belongs to real minus 0, and D option we have x belongs to minus 250 except 0. आंसर करो, सॉल्व दिस इनइक्वालिटी, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी है।
अब तुम हिट एंड ट्रायल करने की कोशिश ना कर, लीगल, जो लीगल तरीका है, सही तरीका है वही, हाँ लीगल तरीका अप्लाई करना है ना। जीरो क्या होता है? 1/0, हाँ इन्फिनाइट, हाँ तो 1/0 नॉट डिफाइन होता है कि इन्फिनाइट होता है? हैं? हाँ ये होता है, ये कुछ कुछ लोग ये भी बोल देते हैं, बट ये गलत है। हाँ NID की वैल्यू भी नॉट डिफाइंड होती है, बट उसे करना नहीं, तो सॉल्व नहीं करना। हाँ, पहले मैं सोचा हूँ कि तुम अपने दिमागी घोड़ा दौड़ा दो। Sir, square by set bracket 3x plus 2 minus 3 raised to 2 minus 1 by x. कुछ भी करो, आंसर लेके आओ पहले। कुछ भी करो, आंसर लेके आओ पहले। हाँ पहले आंसर सही लेके आओ। जैसे ये 3x है, तो ये टाइम जो होता है 9 is equal to 3 square, right? तो फिर इसको हाँ कर सकते हैं, 3 स्क्वायर, 9 को 3 स्क्वायर 3 की पावर में लिख सकते हैं। तो फिर वो इजी रह जाएगा, तो फिर हम इसको वैसे ही करना है, 3 की पावर में ही लिखना है। नहीं अभी नहीं करना है टाइम नहीं है, टाइम नको। करेक्ट मेथड से 3 मिनट से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए तुम्हें आंसर क्वेश्चन के लिए। 3 मिनट भी बहुत ज्यादा है। देखो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसी चीज को हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 माइनस 1/x, मतलब -2/x हो गया। 3 की पावर x प्लस 2 ग्रेटर देन 3 की पावर -2/x। अच्छा बताओ, ये एक्सपोनेंशियल है, 3 बेस में है, ये भी 3 बेस में है, तो कुछ ऐसा ग्राफ है ना, और 2 नंबर ज्यादा है। मान लिया ये 2 नंबर है, y1 है और y2 है। कौन बड़ा है इसमें? y2 बड़ा है y1 से, बड़ा है कि नहीं? तो इसके करस्पॉन्डिंग जो x1 है, x1 छोटा होगा x2 से। देखो y1 इज लेस देन y2, तो यहां पे क्या होगा, x1 लेस देन x2 होगा कि नहीं होगा? अच्छा ये क्यों कर दिया? क्योंकि बेस जब 1 से बड़ा है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो बड़ी नंबर पे बड़ी वैल्यू आएगी, मतलब बड़े x पे वैल्यू कैसी आएगी, बड़ी आएगी। मतलब इनइक्वालिटी को हम ऐसी तो सॉल्व करते हैं कि मतलब बेस जब सेम है, इसकी वैल्यू इससे ज्यादा है, इसका मतलब है कि इसकी जो x वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो कौन ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा इससे। दिस इम्प्लाई x प्लस 2 इज ग्रेटर देन -2/x। क्या ये बात समझ आई? यहां से क्या ये बात समझ आई? और ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसलिए हम ऐसा कर पा रहे हैं। होता तो फिर इनइक्वालिटी बदल जाती, फिर यदि डिक्रीजिंग होता तो इनइक्वालिटी बदल जाती, फिर ग्रेटर की जगह क्या होता है, लेस आता है। ठीक है, तो अभी जो सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग ये आएगा। ठीक है, सो अभी क्या करें, इसको सॉल्व कर देते हैं बच्चा। तो x प्लस 2 + 2/x ग्रेटर देन 0।
अच्छा, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये वेवी कर्व का मेथड आ गया है ना। वेवी कर्व यदि देखना है तो आप दूसरे वीडियोस में देख सकते हो, बट अभी तो नहीं है ना, नहीं सिखाऊंगा मैं अभी। तुम कहोगे सर मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर देते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता है। तो इसको इधर ले आओ इस तरफ, अभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2/x ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे ये देखो, ये परफेक्ट इसका है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x ग्रेटर देन 0। फिर से ये हमेशा कैसा रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। सो दिस इनइक्वालिटी सेम एज 1 अपॉन x ग्रेटर देन 0। इसका जो आंसर है इसका आंसर दोनों का सेम आएगा। अब यहाँ देखो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है ना, 2 को लिख दिया 1 प्लस 1, तो क्या लिखेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 ना बाई x। अब चूंकि ये पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव है, x की कोई भी वैल्यू पुट करो तो साइन चेंज स्कीम में ये रोल प्ले नहीं करेगा। हाँ, वेवी कर्व में ये रोल प्ले नहीं करेगा। इसका मतलब हाँ, इसको हटाई दो, फिर ये इसके इक्विवेलेंट है। मतलब फिर क्या होगा, यहाँ पे ये 0 हो रहा है प्लस माइनस, मतलब x कैसा आ जाएगा, x बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, पॉजिटिव चाहिए ना, 0 से लेके इन्फिनाइट तक। तो यही आंसर हो जाएगा, 0 से लेके इन्फिनाइट तक आंसर हो गया। तो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा। देन इंटरवल ऑफ x कैन बी, तो ये हो जाएगा 0 से ये हो जाएगा, ये आएगा क्या, ये कह रहा है 0 नहीं हो सकता, ऑल रियल तो नहीं हो सकता ना, तो ये नहीं हो सकता। ये वाला माइनस में चला गया। हाँ, ये तो माइनस में चला गया, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ए और बी दोनों ही कैन बी लिखा है ना, कैन बी। यदि ऐसा बोलते कि एग्जॉस्टिव सेट, क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिव सेट मतलब फुल सेट, तो फिर ये ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन। हाँ, इसको नोट करो। सॉल्यूशन में 250 वैल्यू पुट करो, हाँ, तो मतलब सेटिस्फाइड करती है। अच्छा, तो मैंने किया, मेरे को लगा 255 इतनी बड़ी वैल्यू तुम्हें कैसे देगी। अच्छा, डिवीजन में तोड़ के ले लिया, ओके ओके, मतलब और उसके बाद 251 लिया, नहीं लिया मैंने सोचा कौन इतना बड़ा था, फिर 252 लिया, 251 नहीं तोड़। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। सॉल्व अनदर क्वेश्चन। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आ रहा है, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। बेसिक ही नहीं होता, फिर बहुत सारा मान लिया। नहीं, फंडामेंटल क्वेश्चन है बेसिकली। सॉल्व करो, क्वेश्चन लिखो, बहुत ही फंडामेंटल है, ठीक है। मैं चाहता हूं आपको आ जाना चाहिए। इफ f(x) इक्वल्स e to the power px plus 2, then f of a into f of b is, आपको बताना है क्या होगा। ए ऑप्शन भी है f of a plus b times e to the power 4, बी ऑप्शन भी है f of a plus b times e square, सी ऑप्शन f of a plus b, and D option none of these, none of these। वाह, नन ऑफ दीज तब लिखते हैं, कुछ कुछ सिचुएशन है, सिनेरियो में नन ऑफ दीज लिखते हैं जब हमें लगता है कि हो सकता है कि कहीं हम गलत हों, तो एक नन ऑफ दीज डाल दिया है, ठीक है। नहीं बता रहा हूँ, नहीं कभी कभी आता भी है, ऐसा नहीं है। देखो, नन ऑफ दीज लिखने के कुछ मेन कारण जो मुझे समझ में आते हैं, कब लिखते हैं, जब ऐसा लगता है कि हो सकता है कि हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन फ्रेम किया गया, उसका सॉल्यूशन शायद उसमें डाउट हो, तो एक नन ऑफ दीज छोड़ दिया जाता है। नहीं, मैंने तो मोस्टली नोटिस, बात समझा, नन ऑफ दीज लिखने का कंसेप्ट बता रहा हूँ तुम्हें, क्यों लिखा जाता है कि जब लगे कि क्वेश्चन डाउटफुल हो तो वहां पे नन ऑफ दीज आ गया, या ऐसा लगे कि यार ये तो बहुत ही हलवा है, बहुत ही इजी है, सिंपल सी बात है, तो वहां पे भी एक नन ऑफ दीज डाल दिया, ताकि क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो उससे ही नन ऑफ दीज आ जाए, सिंपल।
नहीं ऐसा नहीं, या कई बार आंसर को छिपाने के लिए भी नन ऑफ दीज डाल देते हैं। मैंने मोस्टली नोटिस किया कि इस क्वेश्चन में नन ऑफ दीज होता है, उसके आंसर नन ऑफ दीज होते हैं। नहीं ऐसे, अभी तक आपने जितने भी नन ऑफ दीज की क्वेश्चन करा सारों का नन ऑफ, चलो इसको ही देख लेते हैं इसको। इसका नहीं होगा तभी तो आप बोल रहे हैं। सॉल्व करो फटाफट। कैसे करेंगे? तो अगर सर हम इसमें एफ ऑफ ए लिखेंगे तो जो ई है उसका मान में भी ए आ जाएगा क्या? हाँ अभी सोचो, थोड़ा सोचो। बेसिक क्वेश्चन नोट बुक समझ। अरे बेसिक ही तो है यार, और क्या। देखना ध्यान से कि यदि हम f ऑफ a लिख दे, मान लो f ऑफ a लिख दे, तो क्या होगा, e टू द पावर कितना, p इंटू a प्लस 2। फिर f ऑफ b लिख दें तो e टू पावर p इंटू b प्लस 2 ना। अब यहां पे देखो दोनों का प्रोडक्ट है, f ऑफ a इंटू f ऑफ b, तो क्या होगा, e टू पावर p a प्लस 2 इंटू e टू पावर पी बी प्लस 2। अब जब बेस सेम होते हैं तो पावर का एडिशन होता है प्रोडक्ट में, यदि तो e टू द पावर पी ए प्लस 2 प्लस पी बी प्लस 2, e टू द पावर, यदि हम p कॉमन ले लें, ध्यान से देखो, p कॉमन लें तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस 2 ना। मैंने अभी ऐसे ही लिख दिया, पावर में दो हो गया। हाँ अभी ब्रेक करना। देखो क्या है, डेफिनेशन में यहाँ 2 है ना, px प्लस 2 डेफिनेशन में है, तो इसलिए 2 रखना पड़ेगा हमें डेफिनेशन में। और इसको लिख सकते हैं क्या, e की पावर, ये वाला जो 2 है ना, e स्क्वायर लिख देते हैं, और इसको ऐसे लिख देते हैं e टू पावर p a प्लस b प्लस 2। बात समझा? ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये यहां पे यदि बताओ x की जगह क्या रख दिया गया है, x की जगह क्या रख दिया गया, a प्लस बी, तो यहाँ x की जगह क्या हो जाएगा, ये e स्क्वायर इंटू एफ ऑफ a प्लस बी, ये ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। बात समझ आए? इतना सिंपल। मैंने बोला था, मैंने वाला पॉइंट बोला था, एवरी मैंने करेक्ट बोला था स्टार्टिंग का पॉइंट। इसके बाद इसको हटाते हैं बच्चा। एक क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन। अनदर क्वेश्चन वी हैव, मतलब एक और क्वेश्चन लिखवा देते हैं ना, कंटिन्यूएशन। इफ एफ एक्स इक्वल्स, इस तरह के क्वेश्चन 2 बार आ चुके हैं जेई में, 2-3 बार आ चुके हैं, तो तुम देख लो एक बार फिर से। इफ एफ एक्स इक्वल्स 4 टू पावर x अपॉन 4 टू पावर x प्लस 2, then find the value of f of 1/97 plus f of 2/97 plus f of 3/97 plus dot 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 plus f of 96/97। हाँ सॉल्व करो। क्या करना है, वाइट में जा रहा है।
4 upon 4 तो हम ऐसे कर सकते हैं कि 4 f of x is equal to 4x minus x plus 2. अच्छा वो प्लस 2 नीचे है सॉरी +2 स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर होता तो क्या होता? स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर अगर हम इसको ऊपर लेते हैं 4 of x को तो ऐसे करेंगे 4 x minus x 4 is to 0 this is 1 नहीं तो वो फिर तो ये वादी गड़बड़ हो गया ये। वो प्लस n x मैंने अकेला ये थोड़ी ना जाएगा, जाएगा डिवाइड करोगे तो दोनों को डिवाइड करोगे ना, पूरे को डिवाइड करोगे। आपको मेरा पावर x की पावर x अलग चीज है। ऊपर भी एक पावर है क्या बोल रहे वो एक अलग फंक्शन है, x की पावर x एक अलग ही तरह का फंक्शन है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। 2 लेना ऊपर स्क्वायर और ऊपर x 2 raised to 2 सही पावर। थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ। हाँ कभी तो मैं आपने पूछा अगर आपने आंसर दे दिया तो ऑन द स्पॉट आंसर आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ तो वो जगह 2 raised to 2 है नहीं, तुम जो कह रहे हो वो ये है 2 की पावर x ना, 2 की पावर 2x होगा ना ऐसे। ये तो फंडामेंटल है क्वेश्चन। चलो मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हैं, जब आप वैल्यू पुट करोगे तो उल्टा पुल्टा वैल्यू आएगा, है ना। यहाँ पे एक कंसेप्ट लगता है, वो कंसेप्ट यदि क्लिक कर गया तो ठीक है, नहीं तो आप अटके रहोगे। क्या कंसेप्ट है, हमने थोड़ा ऑब्जर्व किया है कि 1/97 प्लस 96/97 ये कितना है, 1 आता है। ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। क्या है, ऑब्जर्वेशन है कि ऐसा आ रहा है। यदि सेम वे में हम देखें 2/97 प्लस 95/97 देखें तो ये कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ऐसे ही कॉमन डिफरेंस नहीं, दोनों को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 1 आ रहा है कहने। और बताओ यहां से लेके यहां तक कितने टर्म है, 1 2 3 96 है ना, 96 टर्म्स आते हैं। सो 96 का आधा कितना होता है, 48 ना, आधा 48 होगा। मतलब ऐसे पेयर कितने बनेंगे, 48 पेयर्स बनेंगे, मतलब 48 पेयर्स बनेंगे। मतलब 2-2 के पेयर बनाएंगे ताकि वो क्या होंगे, ऐड होते होते 1 आ रहा है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये सब 1 आ रहा है, लेकिन ये पुट करेंगे तो ये डायरेक्ट दिक्कत करेगा। मैंने क्या किया, एक fx तो ये दिया ही है ना, मान लियो f of 1 minus x और कर लेते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यदि एक नंबर x है और दूसरा है 1 minus x तो दोनों का सम कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे यदि ये x हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 1 minus x हो जाएगा। ये x है तो ये क्या हो जाएगा, 1 minus x। ऐसे सो अभी f of x तो ऑलरेडी गिवन है, f of 1 minus x चेक करके देख लेते हैं कितना आएगा, 1 minus x अपॉन 4 to power 1 minus x प्लस 2, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, दोनों तरफ ऊपर नीचे 4 की पावर x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 4 की पावर x से मल्टीप्लाई करो तो ये 4 अपॉन 4 प्लस 2 इंटू 4 टू पावर x, सही है। ऊपर नीचे 4, या फिर तुम इसको ब्रेक करते पावर में तो 4 की पावर x से डिवीजन आ जाता है, तो वो सब करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, 2 ये 2 से डिवाइड 2 प्लस 4 टू पावर x। सो f ऑफ 1 माइनस x मिल गया, f ऑफ 1 माइनस x इज 2 अपॉन
2 प्लस 4 की पावर x। तो बताओ एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स कितना आएगा? एफ एक्स कितना था? 4 टू पावर x अपॉन 4 टू पावर x प्लस 2, और ये कितना निकाला अभी आपने? 2 अपॉन, इसको लिख सकते हैं 4 टू पावर x प्लस 2, और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 4 टू पावर x प्लस 2 अपॉन 4 टू पावर x प्लस 2, और ये कितना 1 हो गया। बात समझ आई? मतलब इन दोनों का सम कितना है? 1 है। और ये जैसे ही हमें ये मिला, इसका मतलब है कि इसका मतलब इसका और इसका सम क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू 1/96 रख दें, तो f ऑफ 1/97 सॉरी प्लस f ऑफ 96/97 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इन द सेम वे दूसरा क्या होगा? f ऑफ 2/97 प्लस f ऑफ 95/97, ये भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मतलब इस तरह से आगे बढ़ता है। तो कितने पेयर बनेंगे ऐसे? 48 पेयर आते हैं। सो आंसर क्या होगा इसका? आंसर इज बेसिकली 48। कोई डाउट बच्चा? नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन लॉगरिथमिक फंक्शन की ओर। हटा दें, इसको हटा देता हूं। हाँ सही है स्ट्रेटजी। देखो, जो दिन में सुबह ज्यादा देर तक सोता है ना, उसके लिए मॉर्निंग बैच नहीं है, उसके लिए इवनिंग वाला बैच सही है। हाँ कैसे? सुबह पढ़ लिया, अब आप पूरे दिन अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं। हाँ, इसीलिए तो फिर इवनिंग में टाइम से सोना है ना। लेट, यदि आप लेट नाइट सोते रहोगे तो सही नहीं है ना। फिर मॉर्निंग वाला बैच आपके लिए नहीं है। लेट नाइट जाग रहे हो तो फिर मॉर्निंग बैच आपका नहीं है। नहीं, सब अलग अलग तरह के लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लिखो लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन है ना। सर वही आता है क्या पढ़ लेते हैं, है ना। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, बाकी सब नहीं। क्लासरूम में तो सिर्फ पढ़ाई करते हैं। देखो, मैं सोच रहा हूं कि लिख दो f 0 से इन्फिनाइट टू r एफ एक्स इक्वल्स log x to the base a is called a logarithmic function. Logarithmic function if सेम में ये क्या है? बेस है ना, इसको क्या बोलते हैं? log x to the base a। और ये कहां से आता है? एक्सपोनेंशियल से ही आता है। log x इज अ इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो देखेंगे अभी थोड़ी देर में। सो लॉगरिथमिक फंक्शन इफ क्या है? पहली कंडीशन है कि a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड सेकेंड कंडीशन a नॉट टू बी इक्वल टू 1। यदि ये कंडीशन मीट हो रही है तो ये जो फंक्शन है इसको लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं।
अब इसमें भी टाइप है, एक है नेचुरल लॉग और एक है कॉमन लॉग। क्या होता है, जैसे log x टू द बेस e हो, e जिसको अपन ln x भी बोल देते हैं, ये लिखा हो तो ये अंडरस्टूड है। इसको बोलते हैं क्या, नेचुरल लॉग। और यदि log x टू द बेस 10 हो, इसको बोलते हैं कॉमन लॉग। सारे लोग बेस 10 में प्रॉपर्टी। हाँ, जैसे तुम्हारे केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, वहां पे ज्यादातर ये चलता है, लेकिन मैथमेटिक्स में ज्यादातर ln x पे वर्किंग होती है। सबसे ऊपर जो रिलेशन लिखी थी, एक रिलेशन भी हुई है। फंक्शन इज अ रिलेशन, बेसिक फंक्शन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन ना, तो रिलेशन से ही आता है फंक्शन। एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बेसिकली। रिलेशन है। एग्जैक्टली, है ना, याद है स्टेटमेंट। इसको हटा दे बच्चा, समझ आए ये, इसको हटा देता हूं। बेसिकली ये जो लॉग आता है ये इनवर्स होता है एक्सपोनेंशियल का। थोड़ा वहां से भी मैं तुम्हें इसका ग्राफ बना देते हैं। ग्राफ ऑफ, लिख दो, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू log x टू द बेस a। ठीक है, अब देखो यहां पे जैसे एक्सपोनेंशियल में दो केस बने थे। क्यों बनाए थे दो केस, क्योंकि बेस एक 0 से 1 और एक 1 से बड़ा। हाँ, तो इसमें भी दो केस बनेंगे। केस 1 बना लेते हैं, केस 1 बना लेते हैं। क्या बनाए बताओ, जब x ग्रेटर देन, सॉरी, बेस a ग्रेटर देन 1 है, जो बेस a 1 से बड़ा है। ठीक है, तो जब बेस a 1 से बड़ा है तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसे बनता है, यहां 1 हो गया, एक्सपोनेंशियल ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। y इक्वल टू a टू द पावर x, क्योंकि 1 से बड़ा है। ऐसा एक लाइन बना देता हूं, y इक्वल टू x वाली लाइन। ये क्यों बना रहे हैं तो मैं बता देता हूं, दिस इज y इक्वल टू x। जब भी हम इनवर्स निकालते हैं, क्या निकालते हैं, इनवर्स निकालते हैं किसी फंक्शन का, तो वो y इक्वल टू x के अबाउट मिरर इमेज होता है। क्या होता है, y इक्वल टू x के अबाउट मिरर इमेज होता है। और ये अपन तब पढ़ेंगे जब इनवर्स फंक्शन पढ़ रहे होंगे। सो बेसिकली मैं तुम्हें बता रहा हूं कि जो लॉग है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स होता है। यदि इसमें a 1 से बड़ा है तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा। अच्छा, इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी, हाँ, इस साइड यदि बनाना चाहें तो कैसे बनेगी मिरर इमेज, देखो ध्यान से, देखो ये वाला पॉइंट जो है वो कहां पे दिखेगा, ये 0,1 है ना, तो वो वाला पॉइंट इसके अबाउट ये 1,0 पे दिखेगा। अच्छा, यहां पे एक और कंसेप्ट तो मैं लिख देते हैं कि जैसे a, b है, इसकी मिरर इमेज y इक्वल टू x यदि मिरर है तो क्या होती है, b, a हो जाती है, है ना। तो जैसे 0,1 है तो उसकी मिरर इमेज क्या हो जाएगी, 1,0। अब यहाँ पे यदि हम इसकी मिरर इमेज बना दें तो ये कुछ इस तरह से जाएगी। और ये क्या है, y इक्वल टू log x टू द बेस a है। और ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ड्रॉ करो फटाफट, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। एक टाइम पे तो डिक्रीजिंग होने लगेगा। हाँ, देखो एकदम से स्लोप चेंज हो रहा है। नहीं, ये डिक्रीजिंग नहीं होता है, ऐसे नहीं जाता है ये हाँ, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ऐसा दिख रहा है, ऐसे जाता है। बात समझ आई है। दूसरा केस बना लेते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है, 0 लेस देन a लेस देन 1।
इसमें जो एक्सपोनेंशियल कर्व है पहले उसको बनाएंगे, फिर लॉगरिथमिक कर्व बनाएंगे। दिस इज एक्स वाई, यहाँ पे 1 है, और जो एक्सपोनेंशियल कर्व आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। y इक्वल टू a टू द पावर x, जब a 0 और 1 के बीच में होता है। फिर क्या करेंगे, मिरर लगाएंगे। मिरर कौन सा होगा, y इक्वल टू x का 45 डिग्री एंगल बनाते हुए, कुछ टेढ़ा कर दिया है, y इक्वल टू x। ठीक है, अब मिरर इमेज बना के दिखाओ कैसे बनेगी। इस पे आएगी हाँ? इस वाले y एक्सिस पे आएगा। हाँ, मतलब इसकी मिरर इमेज, इस वाले पॉइंट की मिरर इमेज यहाँ पे आ जाएगी 1,0। ये 0,1 है, तो यहाँ पे मिरर इमेज आ जाएगी 1,0। अच्छा ये बताओ, ये वाला पॉइंट जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे a और b दोनों सेम होंगे। a और b सेम होंगे तो मतलब a, की मिरर इमेज क्या हो जाएगी, a, मतलब यहाँ वाली इमेज इधर ही रहेगी। एक टाइम पे लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों इक्वल हैं उस पॉइंट। ये वाला पॉइंट यही है, यहाँ ये वो पॉइंट है जहां पे एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक की वैल्यू दोनों सेम है, y इक्वल टू x लाइन पे। अच्छा यहाँ पे यदि मिरर इमेज देखो जैसे नहीं बना पा रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो कि मोबाइल की स्क्रीन आप देख कर सकते हो, ऐसे देख सकते हो, इसमें देख सकते हो ऐसे। ये मोबाइल तो नहीं है बट यू कैन सी। हाँ, तो कैसे बनेगा बताओ, ये कुछ इस तरह से बनेगा। हाँ हाँ, नहीं इसका मिरर इमेज, इस वाले पोर्शन का मिरर इमेज ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। इस वाले पोर्शन का मिरर इमेज ये है, इस वाले पोर्शन का मिरर इमेज ये है। हाँ, और ये ग्राफ है y इक्वल टू log x टू द बेस a की, जब a कैसा है 0 और 1 के बीच में, तो ये इंक्रीजिंग है, यहाँ पे डिक्रीजिंग। समझ आया बच्चा? दोनों को हटा देता हूं। बना लो जल्दी से, ड्रॉ इट फास्ट। हटा दे, तो दोनों का समराइज कर दे एक जगह, है ना। क्या क्या ग्राफ है, देखो ध्यान से, दोनों को समराइज कर देता हूं एक जगह। इस तरह से ये x है, y है, ओरिजिन है। एक ग्राफ ये बनेगा, ऐसा कुछ होता है, दिस इज 1, दिस इज y इक्वल टू log x टू द बेस a, और इसमें जो a है ग्रेटर देन 1 है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। और दूसरा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से, ऐसी मिरर इमेज सी बना देते हैं। यहाँ पे एसिम्प्टोटिक बिहेवियर देखने को मिलता है। हाँ, फंक्शन में सिखाया जाता है कि लॉग्स ऑलवेज गिव पॉजिटिव वैल्यूज। y इक्वल टू लॉग x टू द बेस a है, जब 0 लेस देन a लेस देन 1 है। हाँ बोलो। जैसे लॉग एक प्रोग्राम का एक केस होता है, लॉग कभी नेगेटिव साइन के साथ नहीं आता है,
है ना। लॉग इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव वैल्यूज, ये है। तो यहाँ पे वही तो आ गया, -1 के लिए कोई वैल्यू है क्या लॉग की? तो डिक्रीजिंग होगा तो नेगेटिव जाएगा। नहीं, इसमें y लॉग की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है। लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर का लिया जाता है, लॉग की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है। पर लॉग नेगेटिव, लॉग हम कभी भी नेगेटिव नंबर का नहीं निकाला जा सकता। जैसे ऐसे कहें कि log 10 to the base 10 लिख दें, 10 to the base 10, तो ये तो 1 है, ठीक है। कोई कहे कि log -10 बता दो, तो ये नॉट डिफाइंड है। ये नहीं होगा। हाँ, ये यहाँ पे माइनस, और इवन यदि कोई कहे कि log 1/10 to the base 10 है, तो इसकी वैल्यू हो गई -1। मतलब log की जो वैल्यू है, log की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, लेकिन log कभी भी नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं होता है। log हमेशा पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन होता है। तो जब अपन डोमेन पढ़ेंगे ना कि log की डेफिनेशन है कि यदि हम कहें कि log किन x के लिए डिफाइन है, तो यहां से बन रहा है ना, क्या बन रहा है बताओ? y इज इक्वल टू log x टू द बेस a डिफाइन। कब डिफाइन होगा? पहली कंडीशन कि a शुड ग्रेटर देन 0, सेकंड कंडीशन a नॉट इक्वल टू 0, और तीसरा कि जो x है x शुड ग्रेटर देन 0। 0 से ज्यादा x रहा तो ही log डिफाइन है, वरना डिफाइन नहीं है। सो ये log की डेफिनेशन, log की कुछ वैल्यू आना है तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। बात समझ आई? कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिख दें इसके, नोट करो फटाफट, राइट डाउन सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास। लॉग के फॉर्मूले तुम्हें आने चाहिए। क्या क्या लॉग के फॉर्मूले हैं बता दो जल्दी से फटाफट। हाँ, लॉग के फॉर्मूला जस्ट रिवाइज कर रहा हूं। लिख दो लॉगरिथमिक फॉर्मूला। है ना, क्या है पहला बताओ? log 1 टू द बेस a कितना आएगा? 0 आता है। log हमेशा ऑब्वियसली a जो है, मैं अब बार बार नहीं लिख रहा हूं, log बेस a है, मतलब बेस की कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है। सेकंड कंडीशन है कि log a टू द बेस a कितना होगा? 1 होगा। तीसरा फॉर्मूला लिख दो, तुम अभी तो लिख तो लो बच्चा, ये तो हाँ, log 1 टू द बेस a is 0, log a टू द बेस a is 1, log x y टू द बेस a, यदि प्रोडक्ट में है दो नंबर तो क्या लिखेंगे? log x टू द बेस a प्लस log y टू द बेस a। अच्छा, इसी का बड़ा भाई क्या हो जाएगा? log x की पावर n टू द बेस a। यदि ऐसा है तो क्या होगा? क्या होगा यहां पे? देखो, इसका क्या मतलब है कि x को n टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो log x प्लस log x कितनी बार लिखा जाएगा? n टाइम्स। तो ये क्या हो जाएगा? n टाइम्स log x टू द बेस a हो गया। फिफ्थ लिखो log x अपॉन y टू द बेस a। यदि ऐसा है तो माइनस हो जाएगा log x टू द बेस a माइनस log y टू द बेस a, ये माइनस हो गया। बात समझा? नेक्स्ट सिक्स्थ, यहां पे log
x टू द बेस a की पावर n है लेट से, या m है बेसिकली, मतलब बेस पे पावर है, तो ये क्या हो जाता है 1/m log x टू द बेस a, ये आएगा। नेक्स्ट, यदि कुछ दोनों पे पावर होगी, x की पावर n a की पावर m, तो क्या करेंगे n/m log x टू द बेस a, ये फॉर्मूला है। देन नेक्स्ट फॉर्मूला यू हैव, देखो a टू द पावर log x टू द बेस b, यदि ऐसा कुछ है, यदि ऐसा कुछ है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। तो मतलब x की पावर, ये दोनों ही इंटरचेंज हो जाएंगे, x की पावर log a टू द बेस b हो जाएगा। नाइन्थ फॉर्मूला लिख दो, a टू द पावर log x टू द बेस a, यदि ये दोनों सेम है, बेस और ये यहां पे ये दोनों सेम है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, दैट बिकम इक्वल टू x। देखो कोई फॉर्मूला रह तो नहीं गया। हाँ, एक फॉर्मूला रह गया है बेस कन्वर्जन का, वो है log a टू द बेस b को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/log b टू द बेस a, ऐसा लिख सकते हैं ये फॉर्मूला। और एक और है, इसी को आप यदि बेस कन्वर्ट करना है तो ऐसे लिख सकते हैं log a टू द बेस c अपॉन log b टू द बेस c, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई जगह काम आता है। log a टू द बेस b इज इक्वल टू 1/log b टू द बेस a और b में इंटरचेंज हो जाता है, रेसिप्रोकल होगा। और यदि कोई बेस बदल रहा हो, मतलब b नहीं चाहिए बेस, कुछ और चाहिए, c चाहिए, तो ऐसे लिख सकते हैं, ये a है तो यहाँ log a टू द बेस c और यहाँ पे log b टू द बेस c। एक बार लॉगरिथम का थ्योरी पढ़ के आना फिर से, है ना, उसके क्वेश्चन करके आना। इसको हटा दे बच्चा। लॉगरिथमिक फंक्शन, इसमें एक और है लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, लिख दो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी या इनइक्वालिटीज लिख देते हैं, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज क्या है, है ना। पहला देखते हैं, फर्स्ट याद करो, जैसे कुछ कुछ कंसेप्ट है जो सिखा देता हूं, तब जाके अपन इनइक्वालिटी पे आएंगे। जैसे y इक्वल टू a की पावर x है, इसको लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करते हैं, दोनों साइड हाँ लॉग लगाएंगे तो क्या होगा, ये इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू log y टू द बेस a। कंसेप्ट ये है ना। जैसे 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000 है ना, ये कौन सा फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसी को यदि हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, log 1000 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 3। ये समझा, 10 टू पावर 3 है, 1000 के इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे, log 1000 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 3 ना। अच्छा, इसको फिर से लॉगरिथम में लिखना है तो यही लिखेंगे, क्या लिखा जाएगा, इसको आगे बढ़ा दें, मतलब फिर से प्रोसीड कर दें, तो क्या होगा, 1000 इज इक्वल टू ये जो बेस है 10 इसकी पावर 3। बात समझा। जैसे
2 की पावर या 3 की पावर 4 कितना 81। तो लॉगरिथम में हम कैसे लिख सकते हैं, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, लॉगरिथमिक फॉर्म क्या हो जाएगा 3 की पावर 4 कितना होता है 81 ही होता है ना। हाँ तो लॉग कैसे लिखेंगे, लॉग 81 टू द बेस 4 आएगा। बेस कितना है इसमें, 4 is equal to log 4 is equal to log 3 81 to the base 3। हाँ एग्जैक्टली अरे जो बेस है बेस में ही रहेगा, जो बेस है बेस में ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। log 81 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 4 ये हो जाएगा ऐसे। और फिर से इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल में, तो क्या होगा 81 इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा 3 टू द पावर 4 ऐसे। बस समझ आई है ना, यही चीज अपन को अभी लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले अपन ने ये सब सीख लिया कि कैसे लिखेंगे, ठीक है। आप लॉगरिथम का चैप्टर पूरा पढ़ोगे तो आ जाएगा, उसमें दिया हुआ है। तो पहला केस 1 ले लें, केस 1 डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा केस बताओ, a जो है 1 से बड़ा है, when a is greater than 1, बेस 1 से बड़ा है, तो लॉग का ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ना। जब a 1 से बड़ा है तो लॉग का ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। बनाओ, कीप ड्राइंग, ये 1 हो गया और ये y इक्वल टू लॉग x टू द बेस a है। y इक्वल टू लॉग x टू द बेस a है, a 1 से बड़ा ले लिया है, ठीक है। अब देखो यहां पे देखो कि ऐसा लिख दिया, लेट से log x टू द बेस a इज इक्वल टू b है, इज इक्वल टू b है। तो b का मतलब है कि कुछ y इक्वल टू b कुछ ऐसा होगा, ये y इक्वल टू b हो गया। इस इक्वेशन को सॉल्व करना इज सेम एज, इस इक्वेशन को सॉल्व करना इज सेम एज इन दोनों ग्राफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना, ये वाला। बात समझे, इन दोनों ग्राफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना यहां पे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता दो क्या लिखेंगे, इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा। अरे नहीं, log x टू बेस a इक्वल टू b है ना, तो x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a की पावर b। तो ये x यही तो है, यही तो है x इक्वल टू a की पावर b। बात समझा, नहीं समझा। log x टू द बेस a इक्वल टू b ये इक्वेशन है। तो अपन ने क्या किया, log x टू द बेस a का ग्राफ बना दिया और y इक्वल टू b बना दिया। मतलब सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करना मतलब इन दोनों का ग्राफ बनाना। यहाँ पे इंटरसेक्शन आया, जो इंटरसेक्शन आएगा वो क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ये सॉल्यूशन कितना हो गया, x इक्वल टू a की पावर b। सॉल्यूशन समझ आए। अच्छा, अब दूसरा केस देख लेते हैं कि जैसे किसी ने कहा log x टू द बेस a ग्रेटर देन b है, तब तो ग्राफ इंक्रीजिंग जाएगा। अरे इनइक्वालिटी इसी के लिए है, a ग्रेटर देन 1 के लिए ही है, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग की अभी बात छोड़ो। यदि ये हो गया, ये हो गया, मान लो log x टू बेस a ग्रेटर देन b है, तो अब क्या करना है, हमें ऐसे x ढूंढना है जिनके लिए ये ट्रू हो। इस पॉइंट पे क्या हो रहा था, दोनों इक्वल हो रहे थे। अभी किसको बड़ा करना है, इसको एज कंपेयर टू दिस, मतलब इसका ग्राफ इसके ऊपर रहना चाहिए। उसमें दोनों इक्वल थे। हाँ, उसमें दोनों इक्वल थे, इक्वल वाला ये पॉइंट है, तो इसका ग्राफ इसके ऊपर होना चाहिए, तभी तो ये इक्वल होगा। तो कहां से कहां तक है ऐसा, क्या ये वाला है ना, ये वाला ग्राफ, ये वाला है ना ग्राफ, a की पावर b से लेके x। तो x कहां से कहां तक होना चाहिए, दिस इंप्लाई x इज ग्रेटर देन
ए की पावर बी। समझा? तो यदि ये इनइक्वालिटी है, क्या दिया, अब देखो ना फिर से, अब डायरेक्ट इनइक्वालिटी पे देखो, इस पे मत देखो, यहां देखो क्या log x to the base a greater than b है, तो हम क्या लिख सकते हैं, x greater than a की पावर b। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे log x to the base 10 is greater than 7 है, तो क्या लिखेंगे, x is greater than 10 की पावर 7, क्योंकि बेस 1 से बड़ा है। यदि किसी ने कहा log x to the base 5 लेस देन और इक्वल टू 5 है, तो आप देखो अब ग्रेटर देन था, लेस देन मतलब इसका ग्राफ नीचे इसका ग्राफ ऊपर, तो मतलब कौन सा फिर रीजन, यहां से लेके यहां तक, यहां तक। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यदि हमें ऐसा दिया है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, x इज लेस देन और इक्वल टू 5 टू पावर 5 लिखना पड़ेगा। और ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे डोमेन वाला ये ग्रेटर देन 0 होगा, बट हमें यदि बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी जैसे लेस देन और इक्वल टू थी तो यही रहेगी, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ही रहेगी, मतलब इनइक्वालिटी का साइन चेंज। बेस तो वैसे भी माइनस हो नहीं सकता। हाँ, बेस माइनस नहीं हो सकता, लेकिन ये बेस की बात नहीं की जा रही है, एक्स की बात की जा रही है, एक्स बेस नहीं है यहाँ पे, बात समझा? सो क्या ये दोनों क्लियर हुए तुम्हें? यदि बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। इसका क्या मतलब है, बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, इसका मतलब है कि बहुत सारे केसेस बना सकते हैं। पहला केस बना सकते हैं कि जैसे log x टू द बेस a ग्रेटर देन 0 है, तो हम क्या बोलेंगे, x ग्रेटर देन, या ये b है, सॉरी, a की पावर b लिख देंगे। सेकंड कुछ ऐसा लिखा है log x टू द बेस a ग्रेटर देन इक्वल टू b है, तो आप क्या बोल सकते हो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a की पावर b। तीसरा, यदि कुछ ऐसा लिखा है log x टू द बेस a लेस देन b, तो हम क्या लिखेंगे, x इज लेस देन a की पावर b। चौथा, यदि कुछ ऐसा लिखा है log x टू द बेस a लेस देन इक्वल टू b, तो हम क्या लिखेंगे, x इज लेस देन और इक्वल टू a की पावर b। ऐसे ये चारों केस, मतलब इक्वलिटी जैसी है वैसी रहेगी, चेंज नहीं होगी। शर्त इतनी है कि बेस कैसा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? हटा दे बच्चा। केस नंबर 2 ले लेते हैं। केस नंबर 2 क्या होगा बताओ? बेस जो है, बेस 0 से, केस नंबर 2 ले लेते हैं। केस नंबर 2 ले लेते हैं, 0 लेस देन a लेस देन 1। यदि बेस ऐसा है तो लॉगरिथम का जो ग्राफ है वो कैसा होता है, डिक्रीजिंग नेचर होता है। लॉगरिथम का जो ग्राफ होता है वो डिक्रीजिंग नेचर होता है। हाँ, देखो यहाँ पे ये x हो गया, ये y हो गया, और लॉग का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बना देते हैं, y इक्वल टू log x टू द बेस a, और a 0 और 1 के बीच में। ठीक है, ये वाला पॉइंट कितना होगा, 1,0, 1, बेसिकली 1 ही लिखेंगे। और अपन क्या लिख देते हैं, log x टू द बेस a इज इक्वल टू b। अभी भी log x टू द बेस a इक्वल टू b लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक लाइन बनाएंगे, क्या, एक log x टू द बेस a है और एक बना दिया y इक्वल टू b का। बात समझ आई? y इक्वल टू b, दोनों को सॉल्व कर रहे हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ जो इंटरसेक्शन आएगा वो x आ जाएगा ना, ये x कितना होगा बताओ, x इक्वल टू, जैसे x
log x to base a इक्वल टू b है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, a की पावर b। मतलब ये जो x है वो हो गया a की पावर b। बात समझ आई? इक्वलिटी क्लियर है? अभी यहां पे हमें इनइक्वलिटी देखना है। क्या इनइक्वलिटी देखना है? लेट्स से log x to the base a मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू b कर देता हूं। क्या कर देता हूं? log x to the base a ग्रेटर देन इक्वल टू b, मतलब इसका ग्राफ इसके ग्राफ से ऊपर होना चाहिए, इसका ग्राफ इसके ग्राफ से ऊपर होना चाहिए। कहां पे? log का ग्राफ इससे बड़ा होना चाहिए। मतलब कौन सा पार्ट? ये पार्ट किया जा रहा है ना, इस पार्ट की बात हो रही है, इस पार्ट की बात हो रही है। मतलब x कहां से कहां तक होगा? कितना ही तो होगा, यहां से यहां तक। मतलब हम क्या लिखेंगे? दिस इंप्लाई x लेस देन और इक्वल टू a टू द पावर b, a टू द पावर b। बात समझा? इस ये वाला ग्राफ तो हमें x पे ही तो आंसर चाहिए, x में x लेस देन और इक्वल टू a टू पावर b। मतलब ऐसा दिया है तो आपको ये लिख देना है डायरेक्ट। तो यहां पे क्या हो गई? देखो इनइक्वलिटी बदल गई, इनइक्वलिटी चेंज हो गई है। अच्छा सेकंड देख ले, यहाँ इक्वलिटी है तो यहाँ पे इक्वलिटी लगाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। दूसरा इनइक्वलिटी यदि देखें कि log x टू द बेस a लेस देन b है, तो अब देखो ये कौन सा पोर्शन है? हाँ, मतलब इसका ग्राफ इससे कम होना चाहिए, मतलब ये वाला ग्राफ। तो इनमें x कौन सा होगा? x कहां से स्टार्ट होगा? यहां से लेके यहां तक है ना इन x के लिए। तो हम क्या बोलेंगे? x इज ग्रेटर देन a की पावर b। तो इनइक्वलिटी चेंज हो गई। तो जब ये दूसरा स्टेटमेंट याद रखना है कि जब बेस 0 और 1 के बीच में हो तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। बात समझिए, सिंपल सी बात। इसको हटा दें या थोड़े एग्जाम्पल लिखवा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल जैसे हम कहें कि log 3x minus 1 to the base half is less than or equal to 0 है, या कुछ 2 रख देते हैं या -2 रख देते हैं, ऐसा कुछ। तो अब हमने देखा इनइक्वलिटी चेक करना है, सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप जो हमें लिखना है, बेस कैसा है? 0 1 के बीच में, तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। मतलब 3x minus 1 यहाँ लेस देन की जगह क्या लिख देंगे? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 बेस की पावर -2। ऐसा सिंपल है। मतलब सॉल्व करने का तरीका, जैसे यहां पे मैं लिख देता हूं कि log कुछ 2x स्क्वायर टू द बेस 0.7 और ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। तो क्या क्या करेंगे? बेस कैसा है? 0 1 के बीच में है, तो इनइक्वलिटी का साइन बदल जाएगा। मतलब 2x स्क्वायर ग्रेटर देन की जगह क्या लेंगे? लेस देन इक्वल टू 0.7 की पावर 5। तो आगे कैसे सॉल्व करना वो अलग बात है, बट अभी तुम्हें इनइक्वलिटी कैसे लिखने हैं, क्या ये बात समझ आ गई? सो लेट्स समराइज। आई थिंक ग्राफ से क्लियर हो गया है। ये हटा दें इसको, कुछ कुछ क्वेश्चन कर लिए जाए। घर पे पढ़ के आना, लॉग अच्छे से रिवाइज करके आना, बेसिकली जो 11th में सीखा था तुमने। राइट डाउन, क्वेश्चन लिख दो। Write down a question, please. Logarithmic function. Question लिखो, select the correct options. Question लिखो, select the correct options. Correct options जो भी करेक्ट है उनको सेलेक्ट करना है।
फर्स्ट लिखो log 5 to the base 3 greater than log 7 to the base 3. Second, log 7 to the base 5 less than log 7 to the base 6. Third, log 5 to the base half greater than log 7 to the base half. Fourth, log 5 to the base half less than log 5 to the base 1 by 3. Then fifth one, log 5 to the base 3 greater than log 7 to the base 9. And sixth problem, log 3 to the base 2 greater than log 6 to the base 5. सॉल्व करो इसको. हाँ ठीक है, गुड. एक भी करके देखना, नहीं अभी तुम दिमाग लगाओ. एक बस पांचों बस. अच्छा थोड़ा वेट कर लो. बता. दिमाग लगाओ. अरे कुछ तो दिमाग लगा ले, सिंपल सा. खराब हुआ. अरे इन दोनों के बहुत बेसिस सेम है ना. चल यहाँ पे पहला कर देता हूँ, चलेगा. तो बेसिकली ऐसे तो आपका नहीं है बेसिकली. बेस कैसा है? सेम है दोनों का. सेम है. सेम 1 से बड़ा है ना. तो हमने क्या बोला था कि जब बेस इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग का मतलब बड़े नंबर पे बड़ी वैल्यू आएगी. तो इसीलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट होती है, बड़े नंबर पर बड़ी वैल्यू आएगी. बड़ा नंबर क्या है? 7 है. हाँ तो अरे वो हो तो गया है और क्या. अच्छा यही तो लॉजिक है. जब बेस 1 से बड़ा है तो ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब कि बड़े नंबर पे बड़ी वैल्यू आएगी. तो लॉग बेस दोनों का सेम है. कौन बड़ा है? 7 है ना. तो इसकी वैल्यू इससे ज्यादा आएगी. मतलब ये वाला कैसा हो गया? गलत हो गया. इन द सेम वे यहाँ पे देख लो, तीसरा देख लो. बेस कैसा है? यहाँ पे ये 1 से छोटा है तो डिक्रीजिंग होगा. मतलब बड़े पे वैल्यू कैसी आएगी? छोटी आएगी. तो बड़े पे वैल्यू छोटी आएगी. क्या ये सही है? क्योंकि ये डिक्रीजिंग है तो बड़े पे छोटी वैल्यू आएगी. मतलब ये कैसा हो गया? सही हो गया. और कहीं जहाँ पे बेस सेम हो, जैसे यहाँ पे भी तो है. हाँ 3 स्क्वायर है ना, तो ये 1/2 हो गया. हाफ.
हाफ इधर कितना होगा, √7, हाँ, हाफ पावर इधर जाएगी तो √7 आ जाएगा ना। तो बताओ 5 और √7 में कौन बड़ा है, 5 बड़ा है, तो फिर ये कैसा हो जाएगा, हो जाएगा। ट्रू हो जाएगा। बात समझा नहीं समझा? 9 है, 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, फिर से सुनो 3 स्क्वायर है तो ये पावर 1/2 हो जाएगी। 1/2 मतलब √7, 1/2 इधर पावर आएगी तो √7 बनेगा। √7 टू द बेस 3, बेस सेम हो गया, तो √7 और 5 में कौन बड़ा है, 5 बड़ा है, तो फिर इसकी भी वैल्यू ठीक है। मतलब जहां पे बेस सेम हो रहे थे वो चीज तो अपन ने निपट लिया। अच्छा यहां पे देख लेते हैं ये दो की सिचुएशन, दोनों का बेस अलग अलग है लेकिन दोनों के बेस कैसे हैं, 1 से बड़े हैं। तो इसको कैसे अपन हैंडल करेंगे ये देख लेते हैं। सेकंड वाले को कैसे अप्रोच करेंगे, दोनों के बेस 1 से बड़े हैं तो एक ऐसा ग्राफ आएगा और एक ऐसा ग्राफ आएगा। दो ग्राफ हैं, दिस इज x, दिस इज y, और ये 1 पॉइंट है और ये ओरिजिन है। और एक नंबर लिख देता हूं 7। कौन सा नंबर ले लेता हूं, 7। यदि ये 7 है, y = 7 है, तो एक पॉइंट इधर आ जाएगा और एक पॉइंट इधर आ जाएगा। लेकिन कौन सा पॉइंट कहाँ पे है कैसे पता चलेगा, कौन 5 बेस, ये 5 वाला बेस है कि ये 5 वाला है, कैसे पता चलेगा? अगर आप ज्यादा इंक्रीज हो रहा हो, सुनो देखो ध्यान से सुनो, यदि यहाँ पे 5 होता log 5 टू द बेस 5, तो 1 वैल्यू कहाँ पे आती, मान लो ये 1 है, क्या है, y = 1 है, तो इसकी वैल्यू 1 कब आती, जब यहाँ पे 7 की जगह क्या होता, 5 होता, और इसकी वैल्यू कब आती 1, जब 6 होता। मतलब 6 कहाँ पे जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा मतलब 6 इधर होगा और 5 इधर होगा। सॉरी नहीं 1 है ना, तो 1 यहाँ पे ना, ये इंटरसेक्शन, मतलब यहाँ पे, मतलब ग्राफ सही नहीं बना है लेकिन एक समझ में तो आ गया ना, 5 पहले आता है 6 बाद में आता है। तो कौन सा बेस 5 का है, ये वाला बेस, क्योंकि 5 पे इसकी वैल्यू 1 आ रही है, तो ये वाला log x टू द बेस 5 हो गया, और ये कितना हो गया, log x टू द बेस 6। समझो ना, दोनों की वैल्यू 1 करना है, तो किसकी वैल्यू पहले 1 में मिलेगी, इसकी 5 पे 1 मिलेगी और इसकी बाद में मिलेगी। अपन ने y = 1 लिखा, तो ये पहला इंटरसेक्शन 5 पे हो रहा है और दूसरा इंटरसेक्शन 6 पे हो रहा है, तो मतलब ये वाला जो ग्राफ है log x टू द बेस 6 है, और ये वाला ग्राफ किसका है, log x टू द बेस 5 है। अब देखो अपन ने क्या किया, दोनों का कहां पे वैल्यू चेक करना है, 7 पे, तो 7 कहीं यहां पे ले लेता हूं, कहां पे ले लेते हैं, लेट्स से ये 7 है कहीं, तो 7 पे जो ग्राफ जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ये है और एक ये है, दोनों में 7 रखना है ना, यहां 7 है यहां 7, तो किसकी वैल्यू ज्यादा है, log 7 टू द बेस 5 इज ग्रेटर देन log 7 टू द बेस 6, तो मतलब ये वाला कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। समझा? और ऐसे भी सोच सकते हो कि ध्यान सुनना, यहाँ 5 होगा, 5 पे वैल्यू कितनी आएगी, 1, फिर 25 पे वैल्यू 2 आएगी, फिर 125 पे वैल्यू 3 आएगी, यहाँ पे वैल्यू कब आएगी, 1 6 पे, फिर नहीं 36 पे आएगी, मतलब यहाँ पे गैप कम है ना, यहाँ पे गैप थोड़ा ज्यादा है, यहाँ वैल्यू ज्यादा आएगी एज कम्पेयर टू, मतलब एक अप्रोक्सीमेशन रफ आइडिया देखना है तो ऐसा है। अच्छा ये हो गया, फटाफट ऐसी इसमें देख लो, इसका बता दो, यदि ये समझ आ गया तो इसका भी करके दिखाओ, 4th का, हाँ डिक्रीजिंग वाला है तो हाँ डिक्रीजिंग में भी कैसे आप अप्रोच करोगे, क्वेश्चन ये है अप्रोच कैसे करोगे।
तो इसका भी ग्राफ बनाएंगे। हाँ, कौन कौन से ग्राफ बनाएंगे? ये x हो गया, ये y हो गया। 5 पे एक बेस हाफ लेना है और एक बेस 1/3 लेना है, तो 2 ग्राफ बना देते हैं। एक ग्राफ ये हो गया और एक ग्राफ एक और ले लेते हैं, बट उसमें तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन ग्राफ किसका है। ठीक है, अभी पता नहीं है ग्राफ कौन सा किसका है, मतलब ऐसा। तो इसके लिए एक काम करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग क्या मतलब 1 लगा देते हैं, y = 1 लाइन बना देते हैं। ठीक है, तो 1 यदि होना है 1, तो यहाँ पे हाफ पे 1 होना पड़ेगा और ये 1/3। तो 1/3 छोटा है कि 1/2 छोटा है? 1/3, तो ये 1/3 है और ये 1/2 है। तो कौन सा log x⁻³ 1/3 का है? रेड वाला log x⁻³ 1/3 ऐसा हो गया। क्यों? 1/3 पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। और दूसरा जो ग्रीन वाला है वो कौन सा हो जाएगा? log x⁻² 1/2। तो ये 1/2 पे जो वैल्यू आएगी log x की वो 1 हो जाएगी। ऐसा है। तो क्या तुम्हें दोनों के ग्राफ समझ में आ गए? क्लियर है कौन सा ग्राफ कौन सा है किसका है? तो कंपैरिजन ग्राफ तुम ऐसे बना सकते हो। अब तुम्हें देखो यहाँ पे बेस अलग अलग है, लेकिन जो x है वो कैसा है? सेम है, सेम है, सेम सेम सेम। मतलब अब यहाँ पे कहीं 5 होगा, 5, तो x = 5 यहाँ पे रख दे। तो 5 जब पुट करेंगे तो ये वाला जो वैल्यू आएगा, वैल्यू मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगा ये कितना हो जाएगा? log 5⁻³ 1/3 है ना। और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ये कितना है? log 5⁻³ 1/2। कौन बड़ा है? ऑल्दो दोनों ही नेगेटिव हैं, कौन बड़ा है? log 5⁻³ 1/3 इज ग्रेटर देन। हाँ, तो ये कैसा हो जाएगा? दिस इज ट्रू। अच्छा, ये बताओ 6th वाला। हाँ, सब अलग है, बेस भी अलग है, वैल्यू अलग है। सोच के बताओ जल्दी से फटाफट। इसको हटाते हैं बच्चा, है ना। अब एक ही रह गया है। अगर हम जैसे log 6⁻5 को ऐसे करके log 2 × 3⁵5 log 3⁻² greater than log 6⁻5, ये चेक करना है कौन बड़ा कौन छोटा। तो उसे ही बोल रहे हैं उसके क्योंकि दूसरी वैल्यू को log 2 नहीं देता, इससे कुछ इंटरचेंज हो गया। नहीं, बीच में मैंने एक हिंट दिया था, तुम लोगों ने इसको पकड़ा नहीं। बीच में एक कंसेप्ट दिया था, जैसे बताओ log 2⁻² कितना आएगा? log 4⁻² कितना आएगा? 2 आएगा। log 8⁻² कितना? 3 आएगा। अब ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे देखो log 5⁻5 कितना? log 25⁻5 कितना? 2। log 125⁻5 कितना? 3 आ गया। ऐसे सिचुएशन। अब देखो यहाँ पे बेस कैसा है? 1 से बड़ा है, तो फंक्शन कैसा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे 1 और 2 बनने के लिए 2 से 4 तक ट्रैवल करना पड़ रहा है। 2 से 3 बनने के लिए 4 से 8 तक का गैप है। हाँ, और यहाँ पे देखो 5, यहाँ 1 से लेके 2 तक जाने के लिए कितना ट्रैवल करना पड़ रहा है? 5 से लेके 25 तक। मतलब ये धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। इसकी ग्रोथ कैसी है? फास्ट है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ 5
log 6 बेस 5 है, तो ये क्या नियरली 1 के पास में है, जबकि ये 1 से बहुत आगे निकल जाएगा। मतलब इसके कंपैरिजन में ये आगे निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, तो ये ट्रू हो जाएगा। मतलब बात समझा, एक रफ आइडिया बता दिया। मतलब इसके आगे निकलने का रेट इससे ज्यादा है, तो ऐसे कर सकते। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे थोड़ा लॉगरिथम, फिर आगे बढ़ेंगे फंक्शन पे। चलो बाय बाय।